नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ना खास तौर पे जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लिटरली एक गेम चेंजर होने वाला है। आज हम भारत में इंसान की मौजूदगी के सबसे शुरुआती सबूतों को डिकोड करेंगे, यानी हमारी अपनी प्रागैतिहासिक शैल कला या प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स को। अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो यही उठता है कि हम उन समाजों के बारे में कैसे जानें जिन्होंने अपने पीछे कोई लिखित रिकॉर्ड ही नहीं छोड़ा। जरा सोचकर देखिए, जब ना कोई भाषा थी ना कोई कागज, तब आदि मानव ने क्या किया? उन्होंने प्राकृतिक गुफाओं की दीवारों को ही अपना कैनवस बना लिया। और यही वजह है कि ये पेंटिंग सिर्फ चित्र नहीं है, बल्कि ये प्रारंभिक मानवता के सबसे ऑथेंटिक ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा सफ़र काफ़ी स्ट्रक्चर्ड रहेगा। हम सबसे पहले रॉक आर्ट की खोजों पर बात करेंगे, फिर आर्ट स्टाइल्स कैसे बदले वो देखेंगे, उसके बाद सीधा चलेंगे भीमबेटका, वहाँ के लोगों के आध्यात्मिक जीवन को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज इन्हें बचाने में क्या चुनौतियाँ आ रही हैं। चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारे पुरातत्वविदों ने पहली बार इन प्रागैतिहासिक अभिलेखागारों या कह लें इन एंशिएंट आर्काइव्स को कैसे खोज निकाला। अगर आप प्रीलिम्स के नज़रिए से देखें ना, तो एक बेहद ही फैसिनेटिंग फैक्ट सामने आता है। भारत में रॉक आर्ट की खोज 1867-68 में आर्चिबल्ड का लाइल ने की थी। और पता है सबसे खास बात क्या है? स्पेन की जो बहुत ही मशहूर अल्तमीरा गुफाएं हैं ना, उनकी खोज से पूरे 12 साल पहले ही हमारे यहाँ ये खोज हो चुकी थी। ये बात वाकई में भारतीय इतिहास की गहराई को शानदार तरीके से दिखाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही क्रूशियल सेक्शन की तरफ, जो मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी अहम है: कलात्मक शैलियों का विकास। इतिहास को देखें तो ये शैल कला या रॉक आर्ट मुख्य रूप से 3 अलग-अलग फेजेस में फली फूली है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे ये कला उच्च पुरापाषाण काल यानी अपर पेलियोलिथिक पीरियड से शुरू होकर मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक और फिर ताम्रपाषाण काल या चैल्कोलिथिक पीरियड तक लगातार इवॉल्व होती रही। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये तुलनात्मक बदलाव है, इसे ध्यान से समझिएगा। पूरा पाषाण काल में क्या था? वहाँ हमें बड़े बड़े जानवरों के चित्र और इंसानों की एकदम सिंपल स्टिक जैसी आकृतियां मिलती हैं। लेकिन जैसे ही हम मध्य पाषाण काल या मिजोलिथिक पीरियड में आते हैं तो कला ज्यादा जटिल हो जाती है। वहाँ पूरा का पूरा समुदाय एक साथ शिकार कर रहा है। और फिर ताम्र पाषाण काल आते आते हमें कृषि के संकेत और धातु के औजार तो दिखते हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि कला में पहले जैसी वो सजीवता और जान वो थोड़ी कम हो जाती है। ये जो बदलाव है ना, ये इंसानों के दिमागी विकास को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। पूरा पाषाण काल की कला सिर्फ इंसान के बुनियादी अस्तित्व और बड़े बड़े जानवरों के खौफ को दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ मध्य पाषाण काल की कला हमें बताती है कि कैसे इंसान अब एक कम्युनिटी बनाकर पूरी रणनीति के साथ जीने लगा था। उन्होंने ग्रुप में शिकार करना शुरू कर दिया था और यहाँ तक कि वो मुखौटे भी पहनने लगे थे। चलिए इन सारी किताबी बातों को एक असल जगह पर जाकर इमेजिन करते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की सबसे शानदार साइट भीमबेटका की अहमियत के बारे में। मध्य प्रदेश की विंध्य पहाड़ियों में छिपा भीमबेटका, सच कहूं तो ये इतिहास का एक जीता जागता खजाना है। इसे 1957-58 में डॉक्टर वी.एस. वाकनकर ने खोजा था। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ 800 रॉक शेल्टर्स और 500 से ज्यादा पेंटिंग्स मौजूद हैं। और हाँ, 2003 से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बेहद प्रतिष्ठित दर्जा भी मिला हुआ है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,00,000। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये भीमबेटका में इंसानों के लगातार रहने के सालों को दिखाती है। मतलब 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक इंसान लगातार यहाँ रहा। ये अपने आप में एक अकल्पनीय सांस्कृतिक निरंतरता है ना? और एक और हैरान करने वाली बात, पुरातत्वविदों को यहाँ कुछ गुफाओं में चित्रों की 20-20 परतें मिली हैं। जी हाँ, एक ही दीवार पर एक के ऊपर एक बनाई गई पूरे 20 लेयर्स। इस तकनीक को सुपर इम्पोजिशन या अध्यारोपण कहते हैं। अब सोचिए, कोई एक ही जगह पर बार बार चित्र क्यों बनाएगा? इसका सीधा सा मतलब ये है कि मानव इतिहास के बिल्कुल अलग अलग युगों में अलग अलग पीढ़ियों के लिए उस गुफा की उस खास दीवार का कोई बहुत ही गहरा आध्यात्मिक या पवित्र महत्व रहा होगा। अब आते हैं अपने अगले और बेहद दिलचस्प हिस्से पर, आदि मानव की जीवन शैली और उनकी आध्यात्मिक मान्यताएं। क्योंकि ये पेंटिंग सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये उनके दिमाग और उनके विश्वास को पढ़ने की एक खिड़की है।
आपको ये जानकर शायद ताज्जुब हो कि हजारों सालों बाद भी इनके रंग इतने पक्के कैसे हैं। ये आदि मानव के कमाल के लेकिन सिंपल केमिस्ट्री ज्ञान का सबूत है। उन्होंने स्थानीय खनिजों का इस्तेमाल किया, जैसे लाल रंग के लिए हेमेटाइट या गेरू और हरे के लिए चेल्सिडोनी। फिर इन्हें जानवरों की चर्बी के साथ मिलाया और प्राकृतिक ऑक्साइड के रिएक्शन ने इन रंगों को आज तक एकदम फ्रेश रखा है। अलग अलग इलाकों से हमें कुछ बहुत ही यूनिक चीजें भी पता चलती हैं, जैसे उत्तराखंड की लखुडियार गुफाओं को ही ले लीजिए। वहां सफेद, काले और लाल रंग में हाथ पकड़कर नाचते हुए इंसानों को दिखाया गया है। ये साफ तौर पर हमें बताता है कि उस वक्त समाज में कितनी गहरी एकजुटता और भाईचारा पनप रहा था। ये सारी डिटेल्स चीख चीख कर कहती हैं कि ये सब सिर्फ सजावट के लिए नहीं था। आप खुद सोचिए, अंधेरी और एकदम ऊंची छतों पर जाकर पेंटिंग करना या शिकार के टाइम मुखौटों का इस्तेमाल करना, ये सब उनके गहरे धार्मिक विश्वास और प्रकृति के प्रति उनके सम्मान को दिखाता है। और तो और इन चित्रों में महिलाओं, खेलते हुए बच्चों और बुजुर्गों को भी बराबर जगह दी गई है, जो उनके पारिवारिक जीवन की एक खूबसूरत झलक है। ये कोटेशन पूरी बात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समेट देता है कि ये रॉक पेंटिंग्स उन आदिम इंसानों द्वारा हमारे लिए छोड़ी गई सबसे बड़ी दौलत है। ये हमें समझाती हैं कि कैसे हम आदिम शिकारियों से एक सभ्य समाज तक पहुंचे। अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो ये ढांचा आपके बहुत काम आएगा। एक तरफ तो उनके पास कांटेदार भाले और खेती जैसे शारीरिक अस्तित्व बचाने के तरीके थे, जो उनकी तकनीकी प्रगति दिखाते हैं, और दूसरी तरफ उनके नृत्य और पौराणिक जीवों के चित्र उनकी विकसित होती मनोवैज्ञानिक सोच को दर्शाते हैं। इन दोनों को कॉन्ट्रास्ट करके आप एक परफेक्ट आंसर तैयार कर सकते हैं। खैर, अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, विरासत संरक्षण और निष्कर्ष। आइए देखते हैं कि आज के दौर में इन साइट्स की क्या अहमियत है और इन्हें बचाना इतना जरूरी क्यों है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो आज ये अनमोल जगहें बहुत बड़े खतरे में हैं। प्राकृतिक रूप से इनका क्षरण तो हो ही रहा है, लेकिन हमारे अनियंत्रित पर्यटन और छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में कोयला खनन जैसी गतिविधियों ने इन पर बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हमें इन्हें बचाने के लिए कंट्रोल्ड टूरिज्म और केमिकल ट्रीटमेंट जैसे कदम उठाने ही होंगे। पुरातत्वविदों का कहना है कि इन धरोहरों को बचाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना होगा, जैसे कि रंगों को बचाने के लिए साइंटिफिक केमिकल ट्रीटमेंट करना, जो चित्र मिट रहे हैं उनकी फौरन डिजिटल आर्काइविंग करना, और सबसे ज़रूरी आसपास के लोकल लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि ये प्रागैतिहासिक शैल कला सिर्फ कोई पुरानी सजावट नहीं है। ये हमारी इंसानियत, हमारी सभ्यता का एकदम शुरुआती और सबसे पक्का सबूत है। ये एक शिकारी संग्राहक से लेकर खेती करने वाले नागरिक बनने तक की हमारी पूरी यात्रा का इकलौता डॉक्यूमेंट है। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। ज़रा सोचिएगा ज़रूर, इनकी इतनी अहमियत जानने के बाद क्या हम अपनी सभ्यता के इन आधार स्तंभों की रक्षा के लिए सच में काफ़ी कुछ कर रहे हैं? इतिहास के इन खामोश गवाहों को आज के इस मॉडर्न युग में बचाने के लिए हमें और क्या कदम उठाने चाहिए? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही सीखते रहिए।